हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक है वो चल रहा था टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक। तो वैज्ञानिक जो प्रबंध की तकनीक है उसमें मैंने आपको 3 टेक्निक के बारे में बता दिया था। जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था वर्क स्टडी के बारे में, यानी कार्य अध्ययन के बारे में। तो कार्य अध्ययन जो मैंने आपको कराया था, कार्य अध्ययन में जो पहला मेथड था वो तो कार्य पद्धति अध्ययन यानी वर्क स्टडी मेथड। कार्य अध्ययन को भी 4 भागों में बांटा था, जिसमें जो टेलर साहब हैं उन्होंने उसको 4 भागों में डिवाइड किया था। तो पहला जो मेथड था उसमें कार्य पद्धति अध्ययन किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो बताया था मैंने आपको डिटेल में, वो कार्य जो पद्धति अध्ययन है वो भी अच्छे से करा दिया है। जो दूसरा था गति अध्ययन यानी मोशन मेथड। तो मोशन मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था। मोशन मेथड में क्या होता था, कर्मचारियों का उठना बैठना, रखना पकड़ना ले जाना, किसी मशीन को घुमाना, उस मशीन से छेद करना, ये सब क्रियाएं जो होती हैं वो गति अध्ययन में मैंने आपको बताया था। जो गति अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य होता था, श्रम के न्यूनतम अपव्यय को सर्वोत्तम प्रणाली को ज्ञात करना तथा लागू करना होता था। तो मैंने आपको ये पिछली वीडियो में अच्छे से करा दिया है। तो मैंने आपको फिर उसके बाद बताया था कार्य अध्ययन में समय अध्ययन के बारे में। समय की जांच करना, उस समय का लेखा करना, उचित समय निर्धारित करना, ये समय अध्ययन कहलाता था। यानी जो श्रमिक उसमें उत्पादन क्रिया जो कर रहे हैं उसमें लगने वाले समय की जांच करना, जितना समय दिया है उसका समय की जांच करना, उसका लेखा करना, उचित समय निर्धारित करना, ये क्या कहलाता था, समय अध्ययन। मैंने आपको अब जो पिछली वीडियो जो बताई थी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से मैंने इस चीज़ बता दी है आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था थकान अध्ययन, यानी किसी एक कर्मचारी की कार्य क्षमता पूरे दिन में समान नहीं बनी रहती है, इसलिए उसका जो कर्मचारी का थकान का अनुभव होना है। एक कर्मचारी के निरंतर कार्य करते हुए जैसे जैसे थकता जाता है उसकी कार्य क्षमता कम यानी घटती हुई जाती है, तो उसके बारे में जानना, यानी लगातार कार्य करना, अनुपयुक्त कार्य करना, कार्य दिशाएँ खराब होना, ये टेलर ने इस सब का अध्ययन किया है और थकान के कई कारण बताए हैं, जैसे लगातार कार्य करना, अनुपयुक्त कार्य करना, कार्य दशाएँ खराब होनी, ये सब टेलर के द्वारा बताया गया है। तो आज हम पढ़ते हैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में पढ़ते हैं विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली, यानी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यानी पीस वेज सिस्टम होता क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपने देखा होगा जो पीस वेज सिस्टम है उसमें किसी कर्मचारी को, किसी मजदूर को, किसी श्रमिक को एक टारगेट दे दिया जाता है। आपको एक एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे आपको टारगेट दिया, आपको 1000 प्रोडक्ट बनाने हैं। 1000 प्रोडक्ट के आपको 1 रुपये पर पीस के हिसाब से मिलेगा। तो आपके पूरे दिन की मजदूरी क्या हुई, 1000 रुपये। तो आपको 1000, अगर आप टारगेट अपना पूरा करते हो, 1000 वस्तुएं बना लेते हो तो आपको 1000 रुपये मिल जाएगा। अगर अपना आप टारगेट पूरा नहीं करते हो तो आप 900 टारगेट करते हो तो 900 वस्तुएं बनाते हो तो आपको 900 रुपये ही मिलेंगे। अगर आपका जो टारगेट है वो 1000 का था, अगर 1000 में आप 1100 बना देते हो, 11 वस्तुओं का निर्माण कर देते हो 1100, तो आपको 1 रुपये के हिसाब से 1100 रुपये मिलेगी। तो जो पीस वेज सिस्टम है उसमें टेलर ने इसी के बारे में बताया है। टेलर द्वारा बताया गया है लक्ष्य का जो उत्पादन है वो मजदूरी की मानक दर निश्चित कर देनी चाहिए, जिससे लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूर्ण हो सके और उच्च दर से उसका भुगतान करना चाहिए। मानक उत्पादन कम उत्पादन करते हैं तो उन्हें मानक दर से कम दर का भुगतान करना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया, जैसे अगर आपको कोई टारगेट दिया गया है दिन में 500 वस्तुएं आपको बनानी हैं, तो आपको 1 रुपये पर पीस के हिसाब से आपको मिलेगा। तो आप 500 अगर बना देते हो तो 500 रुपये ही मिलेंगे। अगर आपने दिन में 400 रुपये बनाए तो उसका 1 रुपये कम यानी 400 ही मिलेंगे। तो ये क्या है, एक पीस वेज सिस्टम होता है। जितना कार्य करोगे उसी दर से आपको पैसे मिलेंगे। अधिक करोगे, अगर 500 से आप 600 पीस बना देते हो तो आपको 600 1 रुपये मतलब 1 रुपये के हिसाब से आपको 600 रुपये मिलेंगे। मतलब कि जो आपके हिसाब से जो उचित दर है उसी के हिसाब से मिलेंगे। अगर मानक दर से कम दर का भुगतान करना चाहिए तो आप लिखा हुआ है
अब हम पढ़ते हैं, जैसा लिखा हुआ है, यह तकनीक कर्मचारियों के लिए मजदूरी की विभिन्न दर का भुगतान करने पर बल देती है। जो तकनीक है कर्मचारियों की जो मजदूरी है उसकी जो विभिन्न दर हैं उनका भुगतान करने पर बल देती है। यानी अभी मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल बताया, जितना वर्क करोगे उसी के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। उनकी इस विधि को प्रेरणात्मक पारिश्रमिक भुगतान करने की विधियों में सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत कुशल श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान उच्च दरों पर किया जाता है। जैसे कोई टारगेट 1000 का है, अगर वो कुशल व्यक्ति 1100 वस्तुएं बना देता है तो उसको उच्च दरों पर ही किया जाएगा, यानी एक जो दर होगी उसकी उसी के हिसाब से उसका भुगतान किया जाएगा, जो प्रत्येक श्रमिक की उत्पादन मात्रा पर निर्भर करता है। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। यानी जो श्रमिक है वो कितना उत्पादन कर रहा है ये सब किस पर निर्भर करता है, जो श्रमिक है वो ही उस पर निर्भर करता है। अगर आपको टारगेट 100 वस्तुओं का दिया है 1 रुपये के हिसाब से, यानी 2 रुपये के हिसाब से मान लो, तो 200 वस्तुओं का आप बनाते हो तो आपको 200 ही रुपये मिलेंगे। अगर आपने 100 वस्तुएं बनाई, टारगेट 200 का था, तो आपको उसी के हिसाब से, यानी जो मानक उत्पादन है उसी के उच्च दर जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, उच्च दरों पर किया जाता है। जो श्रमिक है उनको जो पारिश्रमिक का जो भुगतान है उच्च दरों पर किया जाता है। जितना कार्य करोगे उतना ही उसे पैसे मिलेगा, जो प्रत्येक श्रमिक की उत्पादन मात्रा पर निर्भर करता है। यानी जो प्रत्येक श्रमिक की उत्पादन मात्रा पर निर्भर करता है, ये मैंने आपको बता दिया। लिखा हुआ है नेक्स्ट, टेलर ने सुझाव दिया है कि कंपनी को अपने लक्ष्य या उत्पादन को उत्पादित करने वाले श्रमिकों के लिए मजदूरी की मानक दर निश्चित करनी चाहिए। यानी जो टेलर हैं उन्होंने सुझाव दिया है, उन्होंने बताया है, उन्होंने प्रयोग करके बताया है, जो उनका लक्ष्य है और उत्पादन है उसको उत्पादन करने वाले जो श्रमिक उसमें कार्य कर रहे हैं उनकी जो मजदूरी है उसकी मानक दर निश्चित कर देनी चाहिए। जैसे मैंने आपको ये बताया, जैसे 1000 अगर वस्तुएं बना रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रेट निर्धारित कर देना चाहिए। 1000 जैसे 1 रुपये के हिसाब से 1000 वस्तुएं बनाएगा तो उसे 1 रुपये मिलेगा। 2000 बनाएगा तो उसे 2000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ऐसे श्रमिक जो लक्ष्य से अधिक उत्पादन करते हैं उन्हें उच्च दर से भुगतान करने चाहिए। अगर उसका टारगेट 1000 था, अगर वो 1100 वस्तुएं बना देता है तो उसका जो लक्ष्य है अधिक उत्पादन करते हैं, यानी उसकी जो मजदूरी है उच्च दर से भुगतान करना चाहिए, उसी के हिसाब से उसका भी भुगतान करना चाहिए। जो मानक उत्पादन से कम उत्पादन करते हैं उन्हें मानक दर से कम दर का भुगतान करना चाहिए। अगर 1000 का टारगेट अगर वो 900 करते हैं तो 900 के हिसाब से ही उसे धन या पैसे या श्रमिक पारिश्रमिक देना चाहिए। तो ये क्या है, पीस वेज सिस्टम। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे पीस वेज के सिस्टम को। नीचे लिखा हुआ है, उत्पादन के निश्चित इकाई तक प्रत्येक श्रमिक को पारिश्रमिक भुगतान समय दर पर किया जाता है। तत्पश्चात उत्पादन मात्रा को विभिन्न स्तरों पर विभक्त कर दिया जाता है। अतिरिक्त उत्पादन के लिए अलग अलग दरों पर प्रयोग किया जाता है। इस विधि का एकमात्र उद्देश्य श्रमिकों से अत्यधिक उत्पादन करने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो जैसा मैंने आपको भी एग्जाम्पल के साथ बता दिया है वही चीज़ लिखी हुई है, आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, यह विधि ऐसी संस्थानों में उपयुक्त मानी जाती है जिनका उत्पादन परिमापित होता है और जहां श्रमिक दीर्घकाल तक एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। जो वहाँ पे जो उत्पादन है, जो श्रमिक हैं वो दीर्घकाल तक एक ही कार्य करते रहते हैं, वो वहाँ पे ये चीज़ मानी जाती है। जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपको एक टारगेट दिया है कि आपको 1000 कपड़ों पर एक दिन में प्रेस करनी है, तो आप क्या करोगे, अगर 1000 जो कपड़े हैं उन पर अगर आज प्रेस कर दोगे तो आपकी जो उचित दर है उसी के हिसाब से आपको भुगतान होगा। अगर आप 1000 का अपना टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हो तो आपको उसके उचित यानी कम उसकी जो लागत और जो उसकी दर है उसको कम करके ही आपको पैसे मिलेंगे। यानी जिस हिसाब से कार्य करोगे उसी हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। यह विधि ऐसी संस्थानों में उपयुक्त मानी जाती है जिसका उत्पादन परिमापित होता है, जहां श्रमिक दीर्घकाल तक एक ही प्रकार का कार्य करते हों। इस विधि से उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इस जो विधि है इससे जो उत्पादन है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। यह प्रणाली मानसिक धारणा में परिवर्तन पर आधारित है, जिससे मानसिक क्रांति कहा जाता है। यह प्रबंधक जो मैनेजर है एवं कर्मचारी का एक दूसरे के प्रति व्यवहार में परिवर्तन, जिसमें
वे एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, तो दोनों का लक्ष्य उत्पादन में वृद्धि करना होता है। तो आप समझ गए होंगे पीस बेस सिस्टम को। मैंने आपको अच्छे से आज पीस बेस सिस्टम के बारे में बताया है, तो आप अच्छे से इसकी रीडिंग भी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।